लेकिन मोदी सरकार 3.0 में मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी ने जातीय गणित को भी साधा है और बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाला सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, जिससे 28 मंत्री बनाए गए हैं। और क्योंकि सियासत के हर समीकरण को जातीय गणित के साथ फिट करके देखा जाता है, ऐसे में अगर पीएम मोदी के कैबिनेट का जातीय गणित आप देखेंगे तो जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उनकी संख्या है 30। जो राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है उनकी संख्या है 5 और राज्य मंत्री बनाए गए हैं यानी कि एमओएस, उनकी संख्या है 36। अब इसको जरा डिकोड कर लेते हैं। इसमें सवर्ण है 21, ओबीसी है 27, शेड्यूल कास्ट है इसमें 10 और शेड्यूल ट्राइब है इसमें 5। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में उपजाति का समीकरण अगर आप समझेंगे तो इसमें ठाकुर हैं 3, ब्राह्मण हैं 6, इसमें 3 दलित चेहरे शामिल किए गए हैं, 1 आदिवासी चेहरे को जगह दी गई है तो 2 सिख फेसेस भी इसमें हैं, 2 भूमिहार को रिप्रेजेंट करने वाले चेहरे शामिल किए गए हैं तो 2 यादव हैं, 2 पाटीदार इसमें शामिल हैं और 1 ऐसा है जो कि वोकालिंगा समाज में अपनी पैठ को मजबूत रखता है और 1 खत्री समाज में। तो ये रहने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की वो टीम जो कि देश को एक ताकतवर सरकार देगी, यानी कि डिलीवरी काउंट्स एंड मोदी इन एक्शन। हमारे देश की राजनीति कुंभ के मेले की जैसी है, जहां पर कई नेता मिलते हैं तो कई बिछड़ते भी रहते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और उनके साथ सबसे बड़े सहयोगी दलों के रूप में जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार और टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी मंच पर मौजूद रहे। ये वही नेता हैं जिनको लेकर कई दिन से विपक्ष सरकार नहीं बना पाने की अपनी टीस को कवर फायर दे रहा था, लेकिन आखिरकार हुआ वही जो जनता का मत था। जनता के मत ने मोदी का समर्थन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो दूसरी तरफ विपक्ष की कैसेट वहीं पर अटकी हुई है। उनका कहना है कि जनता ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3,667 दिन, 88,000 घंटे, 52,80,542 मिनट से भी ज्यादा के समय से देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने का भी एक नया रिकॉर्ड इसके साथ बना दिया है। साल 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उसके बाद लगातार वो शपथ लेते आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે सौगंध लઉં છું કે मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ को सिर्फ राजनीतिक लेंस से ही देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी के सफर को हर एक आम आदमी को देखना चाहिए। कैसे एक आम परिवार से निकला हुआ शख्स भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है।
वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है, देश की जड़ों में किस कदर रमा हुआ है, इसको समझने के लिए आपको एक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। आपके बाएं तरफ जो तस्वीर आपको दिख रही है वो साल 1995 की है। यह उस वक्त की तस्वीर है जब केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और उनके ठीक सामने दर्शक दीर्घा में नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। उस वक्त उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता अगले 30 साल बाद देश के प्रधानमंत्री के पद की तीसरी बार शपथ ले रहा होगा। 18वीं लोकसभा में बीजेपी का नंबर गेम बदला, लेकिन यह नंबर भी बीजेपी के सबसे बेस्ट नंबर्स में से एक है। अब जरा कुछ आंकड़ों को आप देखिए। बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनावों में सीटें आई हैं 240, विपक्ष की आई हैं कुल मिलाकर 99। इस कंपैरिजन को थोड़ा सा वास्ट करते हैं। यह है 99 सीट कांग्रेस की, और थोड़ा सा इसको जरा वास्ट करते हैं, थोड़ा डीप इन जाते हैं। साल 2014 में कांग्रेस की सीटें आई थी 42, 2019 में यह हो गई 52, 2024 में यह हो गई 99। यह है कांग्रेस की सीटें। अब इसका जोड़ कर लेते हैं, कुल मिलाकर 193 सीट। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप इस वक्त कांग्रेस के आंकड़े देखिए। 193 2014, 2019 और 2024 के मिला के बनते हैं 193। अब आ जाइए बीजेपी के नंबर्स पर और सिर्फ बात 2024 की कर लेते हैं। 2024 में बीजेपी की सीटें आई हैं 240। अब 193 ज्यादा या 240, ये न विपक्ष को बताने की जरूरत है न किसी और को। अब विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि जनता ने किस तरीके से बीजेपी को नकार दिया है, क्योंकि नंबर गेम तो कुछ और ही कहते हैं और ऐसा लगता है कि विपक्ष अपने इस दुख से उबर ही नहीं पा रहा और इसीलिए वही कैसेट रिप्ले मोड में अटक अटक कर चलती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, इसको लेकर वो पहले से ही आश्वस्त थे और भारत 24 के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ही पीएम मोदी ने अगले 125 दिन का रोड मैप भी बता दिया था। 2014 में जो चुनाव था वो मोदी के प्रति एक उम्मीद का चुनाव था, जो 2019 आते आते वो चुनाव विश्वास में बदल गया। तो 2024 में जनता को मोदी से क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद करनी चाहिए, और साथ में आपका जो 125 दिन का रोड मैप है उसको समझना चाहेंगे। जहां तक 125 दिन का सवाल है, मैंने 2047 तक का पूरा डिजाइन बनाया हुआ है। उसमें 5 साल पर काम शुरू हुआ है, फिर उसमें से 1 साल पे हुआ है और उसमें से 100 दिन, और अब मैंने युवाओं के लिए जोड़ करके 125 दिन। तो मेरा बड़ा सिस्टमेटिक काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के बीच भारत 24 के सामने 125 दिन के रोड मैप की बात की थी। जब हमने पीएम मोदी के इस बयान का विश्लेषण किया तो यह पता चला कि यह प्रोसेस बहुत लंबे समय से चल रहा था। 23 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने मंत्रियों से 5 साल का रोड मैप और 125 दिन का एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा था। एक्शन प्लान लागू करने के लिए टॉप सेक्रेटरीज की 10 कमेटी बनाई गई, सभी मंत्रालयों को शामिल कर रिपोर्ट मांगी गई, राज्य सरकारों से भी इस बाबत सलाह ली गई, कारोबारियों, सिविल सोसाइटी, युवाओं से सुझाव मांगे गए और इसके लिए 2700 से ज्यादा मीटिंग्स की गई। 20 लाख लोगों से सुझाव मंगाए गए और इन सारी रिपोर्ट्स के निचोड़ से, यानी कि इसके क्रक्स से, एक एक्शन प्लान का रोड मैप तैयार किया गया। मंत्रिपरिषद की आखिरी मीटिंग में 125 दिन के एजेंडे पर चर्चा हुई, बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया गया। कई मंत्रालयों के सेक्रेटरी, सीनियर ऑफिसर और कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और नीति आयोग के साथ मीटिंग की गई और रिजल्ट आने के बाद 5 जून को पीएम मोदी ने पहली मीटिंग में 125 दिन के प्लान पर ही बात की थी। यानी कि नरेंद्र मोदी चुनावी नतीजे आने के अगले दिन भी पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त थे, जब सारा विपक्ष सियासी गुड़ा गणित को फिट करने में लगा हुआ था। तब पीएम मोदी आने वाले 125 दिन पर काम कर रहे थे
और उनके अधिकारी भी इस दौरान लगातार उस पर होमवर्क कर रहे थे। आपको याद होगा 5 अप्रैल को राजस्थान के चुरू में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने खुद कहा था, 10 साल में हमने जो काम किया वो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी आनी बाकी है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने के बाद क्या करने वाले हैं, इसकी तैयारी कर रहे थे और उसका एक टीजर आज देखने को भी मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ का कार्यभार संभालते ही पीएम किसान निधि सम्मान योजना से जुड़ी हुई फाइल पर दस्तखत कर दिए। पीएम किसान निधि सम्मान योजना की 17वीं किश्त से जुड़ी हुई फाइल को हरी झंडी दे चुके हैं और इसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिससे देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ मिलने वाला है। यह फैसला सुबह लिया गया तो शाम होते होते पीएम आवास योजना पर भी पीएम का एक बड़ा फैसला आया, यानी कि 3 करोड़ नए घरों को मंजूरी मिल गई और सभी घरों में शौचालय, नल कनेक्शन और एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। यानी कि जहां देश में एक तरफ चुनाव चल रहे थे, सारे नेता राजनीति में उलझे हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म के एजेंडे पर काम कर रहे थे। पीएम मोदी ही नहीं, दुनिया भर के नेता भी पीएम मोदी को लेकर ही अपने आगे के एजेंडास को सेट कर रहे हैं। आपको याद होगा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, चुनावों से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 बैठक का निमंत्रण दिया जा चुका था, क्योंकि यह बैठक इटली में होनी है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिन में इटली भी जाने वाले हैं। इसके अलावा अगले 30 दिन में पीएम मोदी कई विदेशी दौरे करने वाले हैं और इसके लिए महीनों पहले ही तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी P5 देशों के नेताओं से मुलाकात भी करने वाले हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी का नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा महीनों पहले ही तय हो चुका था और यह दिखाता है कि पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म को लेकर किस तरह से आश्वस्त थे। 4 जून को जब सारे देश की नजर नतीजों पर थी, हर घर में लोग टीवी की स्क्रीन पर नतीजे देखने के लिए चिपके बैठे थे, नेताओं की नर्वसनेस बढ़ी हुई थी, तब पीएम मोदी की नजर नतीजों पर नहीं बल्कि वो अपने काम में व्यस्त थे। वो दफ्तर में अपना काम निपटा रहे थे। बाद में फोन आना शुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? पीएम मोदी ने अपने तीसरे टर्म के लिए अपनी टू डू लिस्ट पहले से ही तैयार कर रखी है और उनकी टू डू लिस्ट में क्या क्या लिखा होगा उसको एक बार आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ मुद्दे हैं जो बहुत हद तक उनकी लिस्ट में शामिल रहेंगे, यानी कि रेलेवेंट इश्यूज कौन कौन से हैं, जिसमें पहला मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का, क्योंकि इसकी बात बीजेपी हर एक मन से करती रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लागू करवाने का देश भर में वायदा चुनावी एजेंडे में बीजेपी के घोषणा पत्र में सम्मिलित रहा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव की बात, यह भी उन इंपॉर्टेंट एजेंडास में शामिल है जिसको लेकर आने वाले 5 साल में यह सरकार काम करती हुई नजर आई। दिल्ली का मास्टर प्लान, इसके साथ ही वक्फ बोर्ड को खत्म करना, महिला आरक्षण पूरी तरीके से लागू करवाना, 70 साल के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की बात करना, पेपर लीक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कानून लेकर आना, इसके साथ ही CAA का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन और यूनियन बजट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जनगणना
जो कि 2026 में परिसीमन होना है उसके लिहाज से। लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ तक लेकर जाना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को क्रियान्वित करना। किसानों के लिए ऑयल सीड्स और साथ ही पल्सेस पर ध्यान देना। भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देना। इसके साथ ही स्केल, स्कोप, स्पीड, स्किल के एजेंडे पर काम करना। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म का एजेंडा कोई आज या फिर कल में जीतने के बाद लिखा नहीं गया है, बल्कि वो तो पहले से ही लिखा जा चुका है। और इसको एक दूसरे एंगल से जब आप देखेंगे तो जहां पर नेता अपने सीमित कार्यकाल को लेकर अपना एजेंडा बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल नहीं देखते, बल्कि वो सिर्फ अपने विजन पर काम करते हैं। और फिलहाल पीएम मोदी का विजन है 2047 का।